तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत ही छोटे इंट्रोडक्शन के साथ। क्या आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रक्स, गाड़ियां या फिर बाइसिकल्स को रुकते हुए देखा है? तो वो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करते हैं, या फिर आप अपनी बाइसिकल को रोकने के लिए क्या करते हो? हम लोग ऑब्वियसली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, और क्या आपने कभी एक चीज़ करी है कि आपने ग्राउंड पर कभी बॉल रोल होने के लिए छोड़ी हो, तो वो थोड़ी दूर तक तो बॉल आगे की तरफ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो आगे तो जा रही है, लेकिन फिर वो रुक क्यों रही है? वो आगे और क्यों नहीं जा रही? इन सब सवालों का जवाब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करी गई है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू विल ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। तो अभी आप लोग एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। एक बुक लो और एक बुक को अपने टेबल के ऊपर जिस तरीके से इस आदमी ने फेंका है आगे की तरफ फेंको, थोड़ा स्लोली फेंकना। आप देखोगे कि कुछ ही दूरी पर वो बुक जाकर रुक जाती है। तो ऐसा क्यों? रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? The force is called the force of friction. तो यहाँ पर जब हमने इस बुक को आगे की तरफ फेंका, तो फिर वहाँ पर जहाँ पर ये रुकी है आगे जाकर, वहीं से हमें फिर इसको पीछे की तरफ भी फेंक के देखते हैं। मतलब ये हमने पहले इसको राइट हैंड साइड में फेंका है, बुक को देख रहे हो, राइट हैंड साइड में फेंका है स्टूडेंट्स। फिर हमने जब ये राइट हैंड साइड पे जाकर रुक गई है, तब यहाँ से फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इस बुक को फेंका है। अब यहाँ पर हमें यही बताया गया है बुक के अंदर कि क्या चीज़ है जो इस बुक को रोक रही है। ज़रूर कोई ना कोई फोर्स होगी। तो ये वाली कौन सी फोर्स है? तो ये जो फोर्स है इसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force in the above activity. The force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surface? Does it depend on the smoothness of the surface? तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि ये जो हमने फ्रिक्शन वाली एक्टिविटी ट्राई करी है, ये हमने ये देखा है कि जब हम लोग बुक को राइट हैंड साइड में फेंक रहे हैं, तब ये देखते हैं हम लोग कि जब राइट हैंड साइड फेंकी तब वो लेफ्ट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है, और जब हमने लेफ्ट साइड से फेंकी तब राइट साइड से फ्रिक्शन लग रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बुक। तो यहाँ पर हमारी बुक है, दिस इज आवर बुक, और यहाँ पर हो आप, ये हो आप। थोड़ी ड्राइंग खराब हो सकती है मेरी, बिकॉज आई एम रियली बैड एट ड्राइंग। तो ये हो आप। अब आपने इस बुक को किस डायरेक्शन में फेंकना है? आपको इस डायरेक्शन में फेंकना है। एज अकॉर्डिंग टू NCERT हमें क्या करना है? हमें इस बुक को इस डायरेक्शन में अपने हाथों से धक्का लगाना है, पुश करना है इस डायरेक्शन में। आपने इसको इस डायरेक्शन में पुश करा, किस डायरेक्शन में? इस वाले डायरेक्शन में। अब ये बुक थोड़ी देर तक तो आगे की तरफ गई, ये बुक थोड़ी देर तक तो आगे की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर आकर ये बुक रुक गई। तो जो फोर्स इसे रोक रही है वो तो आपको पता है कि वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है? वो लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप बुक को इस साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेफ्ट में मूव कर रहे हो, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करने की कोशिश कर रही है? वो ये करने की कोशिश कर रही है कि वो बुक को राइट हैंड साइड में ले जाना चाह रही है। मतलब आपके बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रही है वो। आप इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो लेफ्ट में, वो कहां पर ले जाना चाह रही है? वो राइट में ले जाना चाह रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारा इस छोटे से डायग्राम से थोड़ा सा डाउट क्लियर जरूर हुआ होगा। इसी के साथ साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक सरफेस वाली बात भी बोली गई है। अब जैसा आपने देखा होगा कि जो गीला फर्श होता है, जब आपकी मम्मी घर पे गीला कर देती हैं फर्श, या फिर पोछा वगैरह लगा होता है, फिर धुलाई हुई होती है जिस फर्श की, उस फर्श पे जब आप वॉक करते हो तब आपके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आप फिसल सकते हो उसके ऊपर। और जब वही फ्लोर जिसके ऊपर आप वॉक करोगे, जब वो धुला हुआ नहीं है या फिर जब उस पर पोछा नहीं लगा हुआ, तो आप बड़े ही आराम से वॉक कर लेते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। पढ़ते हैं उन फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसके अंदर हमें क्या करना है, टाई a string around a brick. Pull the brick by a spring balance. You need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brick is just beginning to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है और उसको क्या करना है, एक ब्रिक के आसपास ऐसे करके बांध देना है। और जब आप उस स्ट्रिंग को उस ब्रिक से बांध देंगे तो आपको उसको खींचना है। यहां पर ये तो लिखा है, यहां पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। तो इसको क्या करना है, पुल करना है आपको स्प्रिंग बैलेंस से। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। यहां पर हमें थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है अपनी तरफ, जब हम उसको पुल करने की कोशिश करें, खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस when the brick just begins to move। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो यहाँ पर मशीन लगाई गई है, इसके अंदर आपको चेक करना है कि क्या रीडिंग आई है, क्या ये बता रहा है अपने मीटर के अंदर। ये देख रहे हो आप, ये जो है स्प्रिंग बैलेंस, इसके अंदर आपको ये रीडिंग दे देता है, ये नंबर पे आपको दिखा देता है। जैसे आपके स्केल के अंदर नंबर होते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी नंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है, जब आपने उसको ब्रिक को खींचना स्टार्ट करा तो वो कब से खींची है, तो उस वाली रीडिंग को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, उसको लिख लेना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो ये आपको क्या बताती है, मतलब जितनी ताकत आपको लगी है उसको खींचने में, जितनी ताकत पे वो हिली है, वो आपको क्या बता रही है कि कितना फ्रिक्शन है ब्रिक के बीच में और फ्लोर के बीच में। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two case? What might be the reason for that difference? Repeat the activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने अभी तो प्लेन ब्रिक के ऊपर धागा बांधा था, अब हमने क्या करना है, इस ब्रिक को एक पॉली बैग के अंदर या पॉलीथीन के अंदर डाल देना है और उस पॉलीथीन को टाई कर लेना है। किससे, इस धागे से। डायरेक्टली ब्रिक पे टाई नहीं करना हमें धागा, अब एक पॉलीथीन पे टाई करना है। और उस पॉलीथीन के अंदर जब ये ब्रिक है तब इसको खींचने की कोशिश करनी है और हमें रीडिंग अपनी नोट डाउन करनी है जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आई है। और यही चीज़ हमें क्या करना है, एक जूट बैग ले सकते हो या फिर एक बोरा ले सकते हो आप लोग, और उसके साथ भी ट्राई करनी है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस क्या होता है, ये सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है आपको। इसके बाद स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, फोर्स मेजर करता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर कॉइल्ड स्प्रिंग होती है। अब इसके बाद हमें एक और एक्टिविटी बताई गई है। इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है, इस चैप्टर की एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सारी एक्टिविटीज रीड करनी है समझने के लिए। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और on a table. You may use a wooden board supported by brick or book. Put a mark with pen at any point A or the inclined plane. Now let a pencil cell move down from the point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. ट्राई द एक्टिविटी अगेन। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसे बुक लगा देनी है लाइन से, और यहाँ पर एक बुक ऐसे टेढ़ी करके रखनी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। यहाँ से हमें एक सेल लेना है जो हम लोग घड़ी के अंदर लगाते हैं या फिर खिलौनों के अंदर सेल लगाते हैं, तो एक बड़े वाला सेल लेना है, उसको यहाँ से क्या करना है,
नीचे की तरफ छोड़ना है। जब हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं तब ये देखना है हमें कि वो सेल कितनी आगे तक जाता है, और हमें ये क्या करना है, यहाँ से लेकर जहाँ से हमने सेल को छोड़ा था और यहाँ तक जहाँ पर ये सेल पहुँचा है यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मार्क कर लेना है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट करना है। हमें दोबारा इस सेल को छोड़ना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जूट क्लॉथ ले लेना है। यहाँ पर यही करा गया है, एक क्लॉथ लिया गया है। तो यहाँ पर हमने एक क्लॉथ ले लिया, एक क्लॉथ को बिछा दिया, कपड़े को बिछा दिया और फिर इसको ऊपर से छोड़ा। और अब हमें दोबारा मेजर करना है डिस्टेंस, कहाँ से, जहाँ से हमने सेल को छोड़ा था, मतलब मार्क ए से कहाँ तक ये सेल पहुँचा है। तो आपको इन दोनों में कहाँ पर लग रहा है, कहाँ तक, कौन से वाले केस में ज़्यादा ट्रैवल करा है सेल ने। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि ए वाले केस में ज़्यादा ट्रैवल करा है सेल ने। तो ऐसा क्यों हुआ है? Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. तो यही सारी चीजें, जैसे हमने यहाँ पर ये स्लोप रखा है, यहाँ पर ये स्लोप रखा है, अब हमें कपड़े की जगह क्या ले लेना है, हमें सैंड वगैरह ले लेना है। तो ये नेसेसरी नहीं है। अब हम लोग यहीं से समझ गए कि ये जो क्लॉथ पे है, क्लॉथ पे आधी ही जगह ट्रैवल कर पा रहा है और यहाँ पर कितनी आगे तक गया है जब हमने कोई भी क्लॉथ नहीं बिछाया था। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड इज द मिनिमम। कौन से केस के अंदर सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है इसने? बी वाले केस में करा है, आराम से आपको सबको दिख रहा है। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम? ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि जब हमने क्लॉथ को यूज करा तब इसने इतना डिस्टेंस कवर करा, जब हमने क्लॉथ को हटा दिया तब इतनी आगे तक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज का क्या सवाल का जवाब है? डज द डिस्टेंस covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? तो इस सवाल से एक तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जिसके ऊपर, जिस चीज के ऊपर सेल मूव कर रहा है, क्या वो चीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे यहां पर अभी वुड के ऊपर मूव कर रहा था, अब यहां पर एक क्लॉथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये क्या चीज कोई रोल प्ले करती है? समझते हैं हम लोग। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा जो सेल है वो ऐसे गोल ना होने की जगह अगर स्क्वायर शेप का होता तो क्या आगे तक ट्रैवल कर पाता? नहीं कर पाता। अच्छा, एक चीज इमेजिन करो आप लोग, जो गाड़ियों के टायर होते हैं, फिर आपकी बाइसिकल के टायर होते हैं, वो हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? अगर वो स्क्वायर शेप में हो तो क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो गोल शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्मूथ होते हैं, आसानी से गोल गोल घूम सकते हैं। स्क्वायर शेप में अगर आपका टायर लगा दिया तो आप घुमा ही नहीं पाओगे उसको। तो अब देखते हैं इसको और अच्छे से। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट irregularities on them. Irregularities on the both surface lock into one another when we attempt to move any surface. We have to apply a force to overcome interlocking on rough surfaces. There are large number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर सिंपल बात हमें ये बताई गई है कि एक चीज तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आई कि ये जो था, ये कपड़ा था, यहाँ पर ये स्मूथ नहीं था, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था इसका सरफेस कि आसानी से कोई चीज इससे फिसल सके या मूव कर सके। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि इररेगुलरिटीज, मतलब कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, तो इस वजह से जो सेल था उसे बड़ी मूव करने में दिक्कत हो रही थी। ये देख रहे हो आप कैसे ऊंचा नीचा हो सकता है सरफेस। तो इस वजह से सेल मूव नहीं कर पा रहा था क्लॉथ के ऊपर, लेकिन यहीं पर हमने वुड को लिया था तो वुड के ऊपर आराम से मूव कर पा रहा था। अब यहां से एक और हमें आंसर मिलता है कि क्या होता है कि जब सरफेस जो होता है, मतलब जो नीचे वाला एरिया है जहां पर ये चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, उसका सरफेस अगर रफ है तो क्या होगा? तो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। सिंपल बात ये है। मतलब इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट एक बॉल के साथ। तो यहाँ पर दो जगहें हैं, एक तो ये है और एक जगह है ये, ठीक है।
और ये है हमारी बॉल। अच्छा, बॉल थोड़ी गोल बना देता हूं मैं। ओ 2 मिनट्स। हाँ, तो ये हमारी बॉल रेडी हो गई बच्चों। अब हमें इस बॉल को आगे की तरफ भेजना है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि कहां पर ज़्यादा आगे तक जाएगी बॉल अगर आपने फोर्स अप्लाई करी तो। मतलब इस बॉल को पीछे से अगर आपने धक्का दिया तो कहां तक, कौन से वाले केस में ज़्यादा आगे जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का हम लोग नाम रख देते हैं केस ए, और सेकंड वाले का हम लोग नाम रख देते हैं केस बी। अब इन दोनों केसेस में आपको कहां पर लग रहा है, कहां पर बॉल ज्यादा आगे तक जाएगी। सोच सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सोच कर देना है, समझ कर देना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आप सबका आंसर सेम ही रहा होगा कि सर ज़्यादा आगे तक तो बॉल हमें लगता है कि कौन से वाले केस में जाएगी। सर इस वाले केस में ज़्यादा आगे तक जाएगी बॉल, और इस वाले केस में इतना ऊबड़ खाबड़ है ये कि सर यहाँ पर तो बॉल को बेचारी को नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर यहाँ तक ही पहुँच पाएगी बॉल। तो हमारा केस ए होता है इसके अंदर विनर। तो यहाँ पर ज़्यादा आगे तक बॉल क्यों ट्रैवल कर पाई थी, क्योंकि जो सरफेस था, ये जो नीचे वाला एरिया यहाँ का बहुत स्मूथ था। और यहाँ पर देखो, ये जो बॉल का सरफेस एरिया था यहाँ पर, जहाँ पर इसको मूव करना था, कितना ऊबड़ खाबड़ था केस बी के अंदर। केस ए के अंदर बहुत स्मूथ था, बहुत सरफेस एरिया बहुत अच्छा था, केस बी के अंदर बहुत ऊबड़ खाबड़ था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से बॉल की स्पीड क्या हुई थी, कम हुई थी। मतलब इर्रेगुलरिटीज, जो आपको ये ऊबड़ खाबड़ जगह दिख रही है, दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलरिटीज। इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इर्रेगुलरिटीज फ्रिक्शन के केस में। तो ये बिल्कुल भी स्मूथ सरफेस नहीं है, और यहाँ पर क्या था, ये बिल्कुल स्मूथ था, चिकना था ये सरफेस। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं हम लोग। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it. And when a person is sitting on it, recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get the experience now. What is easier to move the box from rest, or to move it when it is already in the motion? The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि आपने कभी कभी बच्चों एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि जैसे मैट है, आपके घर में जो मैट होता है उसके ऊपर मान लो कोई बैठा है, और आपने तब उस मैट को खींचने की कोशिश करी, तो क्या आप उस मैट को खींच पाओगे? और अगर आप उसको खींचते भी हो तो क्या आप कितनी पावर से आप उसको खींच पाओगे? लेकिन जब उसके ऊपर कोई नहीं बैठा और तब आपने उस मैट को खींचने की कोशिश करी, तो क्या आप उसको खींच पाओगे आसानी से? बिल्कुल खींच पाओगे आसानी से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जो फ्रिक्शन है वो इंटरलॉक हो जाता है किसके साथ? जो हमारे अनइवन सरफेस होते हैं। तो ये हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक बॉक्स लिया है हमने एग्जाम्पल के लिए,
और एक बच्चा इस बॉक्स को क्या कर देता है, पुश करना स्टार्ट करता है, धक्का देना स्टार्ट कर देता है। तो अब जब बच्चा इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो जब ये रेस्ट पर था बॉक्स, मतलब हिल डुल नहीं रहा था, और जब इसने धक्का देना स्टार्ट करा था, तो उसमें इसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, या फिर जब ये बॉक्स मूव कर रहा है तब इसने आके उसको पुश करने की कोशिश करी, तब उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? कौन से केस के अंदर एनर्जी ज्यादा लगेगी, आपको क्या लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करके। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये बॉक्स मूव कर रहा है तब इस बच्चे ने उस बॉक्स को आकर धक्का देने की कोशिश करी, और ऑलरेडी जब ये बॉक्स मूव कर रहा है और फिर इस बच्चे ने और आके उससे धक्का दिया, तब उसको मूव करना आसान होगा, क्योंकि जो इर्रेगुलरिटीज हैं वो उसके साथ लॉक नहीं होती जो बॉक्स की इर्रेगुलरिटीज होती हैं। इसी के साथ हमारा जब बॉक्स रेस्ट पर है, मतलब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा है ये बॉक्स, और तब इस बच्चे ने उस बॉक्स को हिलाने की कोशिश करी है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, यहां पर हम लोग फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इज इट इजियर टू होल्ड अ कुल्हार, earthen pot or a cooler, a earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? Recall also how difficult is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? तो यहां पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहां पर हमें ये बोला गया है कि एक जो कूलर है उसको उठाना, जिसके अंदर मतलब जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको उठाना थोड़ा सा इजी है, या फिर एक ग्लास टम्बलर को उठाना इजी है। ग्लास टम्बलर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टील वगैरह के टाइप का जो पानी भरने का हो गया, उसको आप समझ सकते हैं ग्लास टम्बलर। देख लेते हैं हम लोग ग्लास टम्बलर क्या होता है बच्चों। ग्लास टम्बलर, हाँ, जो आपका ग्लास का बना हुआ होता है, ये कुछ लोगों के घर में स्टील का भी होता है जिसमें हम लोग पानी भरते हैं। अच्छा, ये आप छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी का आसान, कि आपके घर में मतलब एक तो स्टील का पानी का मान लीजिए आप कुछ पकड़ने का, और एक मान लीजिए आप कुल्लर, तो इन दोनों में से उठाने में कौन सा इजी होगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि स्टील वाला सर इजी होगा, उसके अंदर हैंडल वगैरह है। लेकिन यहीं पर स्टील वाली जो चीज़ है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, जिस स्टील के बर्तन के अंदर आपने पानी भरा हुआ है, उसको मैं पूरा ऑयल से कवर कर दूं या ग्रीस से कवर कर दूं, तो क्या उसको उठाना आसान होगा? उसको उठाना आसान नहीं होगा, उसको उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपके हाथ से स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले केस में आप बोलेंगे सर कुल्हड़ ही ईजी था, कुल्हड़ ही उठा लेते हम लोग, तो अर्थन पॉट को ही उठा लेते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये भी एक फ्रिक्शन का ही रोल है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी कभी मम्मी पोछा लगा देती हैं तो उस फ्लोर पे वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है हमें वॉक करने में। लेकिन जब वही फ्लोर सूख जाता है थोड़ी देर में पोछा लगाने के बाद, तब बहुत आसानी से हम लोग वॉक कर लेते हैं। तो ये क्या सब रीज़न होते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग। यू कुड नॉट राइट विद पेन or pencil if there was no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? तो ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। अब फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग वॉक कर पाते हैं। जब वही जो हमारा वेट मार्बल फ्लोर होता है, जब वही जगह गीली होती है, जब वही फर्श गीला होता है, तब उस पर हम लोग वॉक नहीं कर पाते। लेकिन जब वो सूख जाता है तो हम लोग फ्रिक्शन की वजह से उस पर वॉक कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब चौक से मैम लिखती हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो थोड़ा सा अनइवन होता है उसका सरफेस, तो वो चौक क्या होती है, उससे घिसती है चौक, फ्रिक्शन क्रिएट होता है चौक के बीच में और ब्लैक बोर्ड के बीच में। इसी वजह से चौक से टीचर लिख पाती हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या टीचर लिख पाती ब्लैक बोर्ड के ऊपर? अरे मजे ही आ जाते, तुम लोगों को तो पढ़ाई नहीं पाती मैम, बल्ले बल्ले। तो फ्रिक्शन की वजह से ही तुम्हें पढ़ना भी पड़ता है। सोचो कितनी दिक्कत वाली बात है फ्रिक्शन। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो कितना फनी होता कि जो तुमने बॉल फेंकी थी ग्राउंड के ऊपर,
जैसा मैंने बॉल फेंकी थी ग्राउंड के ऊपर, तो वो बॉल मूव करे ही जा रही है, आगे की तरफ जाए जा रही है, कोई चीज उसको रोक ही नहीं रही, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। कितना सरप्राइजिंग होता, मतलब तुम कहीं पर मूव करना स्टार्ट करा तुमने, तो तुम मूव करे ही जा रहे हो, स्टॉप ही नहीं हो पा रहे हो। बड़ी सरप्राइजिंग चीज हो जाती है अगर फ्रिक्शन ना होता तो। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, देयर could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail in the wall or tie a knot. Without friction, no buildings could be constructed. तो फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपने कभी अगर टायर देखा हो कार्स वगैरह के, आपको दिखाता हूं मैं कि कार के जो टायर्स होते हैं उन पर आपने इस टाइप का पैटर्न नोटिस करा होगा बच्चों। ये हम लोग एक गाड़ी का देख रहे हैं, हम लोग एक कार का देख रहे हैं पूरा टायर। तो ये देखिए इस टाइप का आपने पैटर्न देखा होगा। तो ये जो पैटर्न है ये क्यों बना हुआ है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये फ्रिक्शन बनाने के लिए बना हुआ होता है। अगर ये टायर के ऊपर ये पैटर्न ना हो, किसी गाड़ी के टायर के ऊपर ऐसा पैटर्न ना हो और वो चिकना हो गया हो, तो ना ही वो गाड़ी रुकेगी, उस गाड़ी को रोकने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उस गाड़ी को मोड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उस गाड़ी को ऑन करके चलाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये जो आप पैटर्न्स बने हुए देखते हैं टायरों के ऊपर गाड़ियों के, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही फ्रिक्शन क्रिएट कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल, और यहीं पर हमने बहुत सारी अच्छी चीजें पता चली हमें फ्रिक्शन के बारे में। वैसे जो पढ़ने वाली चीज थी वो अच्छी नहीं थी, काश ऐसा होता कि फ्रिक्शन ना होता तो मैम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख ही नहीं पाती, वो चीज तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन ईवल। अब हमें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन के बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी। इट वेयर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल्स, बेयरिंग और soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridge at railway stations. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palm together for a few minutes. What do you feel? When you strike a matchstick against the rough surface, it catches a fire. You might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it is इन रन। तो यहाँ पर एक दो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन के कुछ बहुत बड़े डिसबेनिफिट भी हैं। आपके पास अगर कोई बहुत ही प्यारे जूते या चप्पल होंगे, उनके नीचे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद पहनने के बाद तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ टाइप हो जाते हैं, और इनसे बहुत ज्यादा फिसलने का डर होता है। मतलब आप फिसल सकते हैं इनको पहनकर, क्योंकि इनके ऊपर अब कोई पैटर्न ही नहीं बचा। जब पैटर्न नहीं बचा, जैसे हम लोगों का ये जो टायर था, टायर का हमने देखा ना कि यहाँ पर पैटर्न है, ऐसे ही हमारे शूज और जो हमारी चप्पल हो गई, हमारी स्लीपर्स हो गई, इनके ऊपर भी पैटर्न बने हुए होते हैं। अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा और हम लोग स्लिप होना स्टार्ट कर देंगे। हमें मूव करने में भी दिक्कत होगी, रुकने में भी दिक्कत होगी। यही चीज शूज के साथ होती है। जब शूज ऐसे हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है और क्या हो जाता है कि कंप्लीटली स्लिप करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है? फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। इसका एक एग्जांपल है कि कभी आप स्कूल की प्रेयर में ऐसे ऐसे हाथ रब करके देखेंगे तो आपके हाथ गर्म होने लग जाते हैं। ये देखो जहां पर ये बच्ची रब कर रही है अपने हाथ को, आप भी ऐसे ऐसे रब करके देखो तो आपके हाथ बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाते हैं। तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट हो रही है। और जो माचिस होती है, माचिस के अंदर आपने देखा होगा कि हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे करके घिसना पड़ता है। जैसे ये बच्ची घिस रही है माचिस को, जैसे ही माचिस के अंदर आप मारते हैं तिल्ली, वैसे ही वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। किसके बीच में? एक मैच स्टिक के बीच में और मैच बॉक्स के वो जो साइड में बने होते हैं पैटर्न्स, उनके बीच में। अब एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी कि वो जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं आपके मैच बॉक्स के साइड में, अगर वो भी स्मूथ हो जाएंगे, मतलब वो भी ऐसे नहीं रहेंगे, खुरदुरे नहीं रहेंगे, तो फ्रिक्शन वहां पर भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने क्या करा है? मैच स्टिक को जलाया है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you even thought why the soles of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires of car, trucks and bulldozers provide better grip
विद द ग्राउंड। तो अब आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, उनके टायर इतने बड़े बड़े होते हैं और उनपे ऐसी ऐसी शेप होती है, लेकिन जो हमारी गाड़ियों के टायर होते हैं वो तो बड़े सिंपल से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन पे इतने बड़े बड़े शेप क्यों और बेचारी गाड़ियों पे इतने छोटे छोटे ये पैटर्न क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे बुलडोजर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनके जो टायर होते हैं उनको ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर का वेट भी तो ज्यादा है, उसको रोकने के लिए ज्यादा पावर भी तो चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन भी तो चाहिए। तो इस वजह से इन पे इतने बड़े बड़े पैटर्न्स होते हैं। और शूज वाली बात आपको बताई गई है, जैसा मैंने आपको बताया कि शूज के नीचे भी पैटर्न बने हुए होते हैं जिससे कि आपके शूज रुक पाए, फ्रिक्शन क्रिएट कर पाए। वी डेलिबरेटली increase friction by using brake pads in the brake system of a bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim. Due to friction, the wheels stop moving. You might have seen that kabaddi players rub their hand with the soil for a better grip of their opponent. Gymnasts apply some coarse substance on their hand to increase friction for better grip. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बाइसिकल हो गई या फिर जो ट्रैक्टर्स या फिर गाड़ियां हो गई, उन सबको रोकने के लिए ब्रेक का आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो ब्रेक क्या करते हैं, जो टायर्स होते हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जब वो टायर को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, जब टायर पे ऐसे पैटर्न बने हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं और हमारी बाइसिकल या फिर गाड़ी रुक जाती है। सिंपल यही बताया गया है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि फ्रिक्शन रोकने के लिए लोग क्या क्या चीजें करते हैं। आपने कभी कबड्डी खेलते हुए किसी को देखा है? वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर मिट्टी लगा लेते हैं, जिससे कि जो उनका अपोनेंट है, उनके अपोनेंट क्या करते हैं, तेल लगा के आते हैं जिससे कि कोई पकड़ ना पाए हमें। तो अपने अपोनेंट को पकड़ने के लिए वो मिट्टी लगा लेते हैं अपने हाथों पे, जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो पाए। क्योंकि मिट्टी का आपने सरफेस देखा होगा, ऊंचा नीचा, कहीं कहीं पर मिट्टी ऊंची होती है, कहीं कहीं पे नीची होती है। तो इस वजह से वो लोग मिट्टी लगा लेते हैं और तब वो कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती और कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता फ्रिक्शन। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. Bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. तो यहाँ पर आपने कभी कभी जब कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं तो कैरम के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर डालते हैं हम लोग, वाइट या पिंक कलर का पाउडर डालते हैं, जिससे कि क्या हो, फ्रिक्शन कम हो, जिससे कि हमारी जो कैरम खेलने की स्पीड है वो बढ़ जाए, हम लोग फुल पावर से कैरम खेल पाए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारे घर के गेट या दरवाजे होते हैं उनसे बड़ी अजीब सी आवाजें आती हैं। तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग उनको ऑयल लगा देते हैं, उनके अंदर ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल डालने से क्या होता है, वो स्मूथ हो जाते हैं और फ्रिक्शन क्या होता है, कम क्रिएट हो पाता है। तो कहीं कहीं केसेस पे ऐसा भी बताया गया है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग उसको किस तरीके से रोकते हैं। इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर भी बहुत जगह ग्रीसेस वगैरह अप्लाई करी जाती है, बाइसाइकिल के अंदर ग्रीस अप्लाई करी जाती है। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduces frictions are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oils as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में ये भी बताया गया है एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो हम लोग ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। अब ये ऑयल्स जितने भी हो गए, ये इनका काम क्या हो रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीस हो गया या फिर ऑयल जो हमने गेट के अंदर डाला है वो हो गया, ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये लोग फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इन सब का ही नाम क्या रख दिया, ल्यूब्रिकेंट्स।
मतलब ल्यूब्रिकेंट्स वो ऑयल हो गए या फिर ग्रीस हो गई, इन सबको हमने ल्यूब्रिकेंट बोला है। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शंस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। मतलब वो वाले सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करते हैं उन्हें हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट। तो क्या हम फ्रिक्शन को जीरो पर भी लेकर जा सकते हैं अगर हम कहीं पर बहुत ही ज्यादा तेल डाल दें तो? फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated, no surface is perfectly smooth, some irregularities are always there। तो हम लोग कंप्लीटली फ्रिक्शन को नहीं हटा सकते, नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज fitted with roller, even a child can pull such pieces of luggage। Why is it so? Let us find out। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत भारी भारी बैग्स होते हैं या अटैचेस होती हैं जिनके पीछे ऐसे गोल वाले रोलर लगे होते हैं या व्हील्स लगे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं। और जब हम लोग इन्हें बच्चे भी खींचने की कोशिश करते हैं तो भारी से भारी बैग उसको खींच पाते हैं, लेकिन जब यही रोलर खराब हो जाते हैं या नहीं होते जिस बैग के अंदर, तो उसको बच्चे क्यों नहीं खींच पाते? देखते हैं हम लोग। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, place them parallel to each other on a table, place a thin book over it, now push the book। You will observe the pencil rolling on the book, you will observe pencil rolling as the book moves। Do you feel it is easier to move the book in this way than to slide it? Do you think that resistance to the motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it? तो यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें एक बुक ले लेनी है और उसके नीचे गोल गोल पेंसिल, जो गोल होती हैं पेंसिल्स, उनको रख देना है उसके नीचे 3-4 पेंसिल्स को। हमें उसके ऊपर से बुक को मूव करना है। तो जब हम उसके ऊपर से बुक को सरकाएंगे या फिर हटाएंगे, थोड़ा वहां से मूव करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही आसानी से बुक मूव करेगी, बिल्कुल भी उस बुक को मूव करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हमें एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स का रूल पता चल रहा है कि फिजिक्स क्या कर रही है। यहां पर देखिए, यहां पर करिए, नाउ पुश द बुक यू हैव ऑब्जर्व, डू यू फील इट इज टू मूव, डू यू थिंक दैट द रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है टू द मोशन ऑफ द बुक हैज बीन रिड्यूस्ड। मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। मतलब जो रुकावटें हैं उस बुक के रास्ते में, जो आती रुकावटें, वो काफी ज्यादा कम हो गई हैं। ठीक है, अभी आपको टॉपिक थोड़ा समझना नहीं है, जस्ट आपको डिटेल दी गई है। इसकी डिटेल हम लोग लेंगे और समझेंगे बड़ी क्लासेस में। When one body rolls over the other surface on another body, the resistance to its motion is called the rolling friction। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जब हम लोग किसी सर्कुलर चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रुकावट। मतलब जो उसकी रुकावट होती है, जो उसके रास्ते की रुकावट हो गई, उसकी बात हो रही है रेजिस्टेंस की, जब हम लोग वर्ड रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और रोलिंग जब हम लोग किसी घूमने वाली चीज़ को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। मतलब किसी चीज़ को एक जगह मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय कि हम लोग उसे रोल करें। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है बच्चों, ये देखिए, हाँ, तो एग्जाम्पल है बच्चों हमारा ये, ये ठीक है, और एक एग्जाम्पल है हमारा ये।
तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, आपको दो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये है बस और ये है हमारी कार। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ मूव आसानी से कर पाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से आपको मूव कराना है किसी चीज़ को, तो कौन सी चीज़ आसानी से मूव कर पाएगी? आई होप आपका आंसर एक ही है कि सर ऑब्वियसली बस बहुत जल्दी और आसानी से मूव कर पाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बस के जो टायर्स हैं वो रोल हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। देख रहे हो, बस के टायर्स रोटेट कर रहे हैं, रोल हो रहे हैं, ऐसे और ऐसे क्या कर रहे हैं? वो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमने इसको ले लिया, बॉक्स को। तो बॉक्स जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन वाली फोर्स को इसको फेस करना पड़ेगा। जबकि जो हमारी बस के टायर हैं वो बहुत ही आसानी से घूम पाएंगे। तो यही हमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और रोलिंग से क्या हो जाता है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड बॉडी ओवर अनदर। दिस इज द रीजन इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल द लगेजेस fitted with rollers. Can you now understand why wheels is said to be one of the greatest invention of mankind? तो इसी वजह से जो ये व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं गोल गोल, इनको बहुत बड़ी इन्वेंशन माना जाता है मैनकाइंड की, क्योंकि इससे हम लोगों ने क्या करा है? बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है फ्रिक्शन को। और इसी वजह से जो हमारी ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या लगे हुए होते हैं? इनके अंदर व्हील्स लगे हुए होते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जो स्लाइड करने वाला फ्रिक्शन था, जो खींचने वाला फ्रिक्शन था, उससे क्या चीज़ कम है? हमारा रोलिंग वाला फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सिस ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। तो इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या करा? लोगों ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह मशीनों के अंदर भी क्या यूज कर दिया? रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब गोल गोल घूमने वाली चीजें लगा दी, जिससे कि आसानी से चीजें मूव कर सकें। अब यहां पर देखते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश है। फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर बच्चों ये बताया गया है, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, येट इट exerts frictional force on object moving through it. Similarly, water and other liquid exert force on friction when object move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids. तो गैस और लिक्विड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं ज्यादातर साइंस के अंदर? फ्लूइड्स. So we can say that fluids exert force of friction on an object in motion through them. The frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the surface of the object and the nature of the fluid. It is obvious that when object moves through fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so therefore are given a special shape. Where do you think the scientist gets hint from these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluid all the time. These bodies must have evolved to the shape which would make them not to lose much energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 6th. Look carefully at the shape of aeroplane. Do you find any similar in its shape and that of a bird? In fact, all the vehicles are designed to the shape with reduced friction. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। फ्रिक्शन फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेजेंट है, मतलब हवा के अंदर भी और पानी वाली चीज़ों के अंदर भी। अच्छा सर, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या समझना है? तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत बारी देखा होगा एरोप्लेन्स को। एरोप्लेन्स के अंदर आपने ये शेप देखी है, आगे कैसा होता है?
आगे बड़ी पैनी सी शेप होती है इनके अंदर। और जो इनकी शेप है वो किससे कॉपी करी गई है? वो कॉपी करी गई है एक बर्ड से, क्योंकि साइंटिस्टों ने अंडरस्टैंड करा कि जब एक बर्ड उड़ती है तो एक बर्ड को इतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं करना पड़ता। मतलब ये तो बहुत छोटी सी बर्ड है और बड़ी आसानी से हवा के अंदर उड़ पा रही है, क्योंकि इसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं करना पड़ रहा, प्रॉब्लम फोर्स नहीं करनी पड़ रही। तो उसी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने क्या करा, एरोप्लेन की शेप बना दी। तो यही हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है बॉल बेयरिंग्स के बारे में, ड्रैग के बारे में, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, इंटरलॉकिंग के बारे में, लुब्रिकेंट्स, रूलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी के साथ साथ बच्चों एक आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। जितने भी इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके आंसर जो भी कमेंट सेक्शन में सही करेगा उसके कमेंट को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, पिन करने वाला हूँ और एक हर्ट भी देने वाला हूँ।